हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर इन एसी सीरीज सर्किट की। तो देखिए, किसी भी एसी सीरीज सर्किट में जब हम पावर की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि इन ए सीरीज सर्किट द इफ द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 5, द वोल्टेज एंड करंट में बी रिटेन एज। अगर मान लीजिए करंट लैग करती है वोल्टेज से 5 डिग्री, तो हम वोल्टेज लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन थीटा, और करंट हो जाएगा I इक्वल टू आई एम साइन थीटा माइनस 5, जहाँ पे करंट लैग कर रही है वोल्टेज से 5 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले मान लीजिए हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, यानी वी एम साइन थीटा इंटू आई एम साइन थीटा माइनस 5। ठीक है, थीटा माइनस 5 ये हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू आएगा आपका सीधा सीधा वी एम आई एम अपॉन 2, और ये आ जाएगा cos 5 माइनस cos 2 थीटा माइनस 5। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, अब इसके बाद अगर हम एक्टिव पावर निकालेंगे तो एक्टिव पावर इज गिवन बाय इज गिवन बाय P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर को, P डी थीटा। ठीक, तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था इंस्टेंटेनियस पावर का, ये आप यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा वी एम आई एम अपॉन 2 पाई, वी एम आई एम अपॉन 2 पाई, 0 से 2 पाई हो गया, और ये हो गया आपका हाफ cos 5 माइनस cos 2 थीटा माइनस 5, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करके और लिमिट रख के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा? ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका P इक्वल टू वी आई कॉस 5। तो जो एक्टिव पावर होती है वो आती है P इक्वल टू वी आई कॉस 5। तो द वोल्टेज करंट एंड पावर वेवफॉर्म इन ए जनरल सीरीज सर्किट कैन बी ड्रॉन एज। अब इसका अगर हम मान लीजिए वोल्टेज पावर और करंट वेवफॉर्म बनाएंगे, तो सपोज कीजिए ये हमने लिया, ये हमारा हो गया थीटा, ये हो गया हमारा से, इस पे हम पावर वोल्टेज और करंट का एम्पलीट्यूड दिखाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने वोल्टेज ड्रॉ किया। ठीक है, तो सपोज कीजिए वोल्टेज हमारा ये आ गया, ये, ठीक, ये हो गया वोल्टेज, दिस इज V। अब इसके बाद हम जब करंट ड्रॉ करेंगे, तो करंट मान लीजिए इससे लैग कर रही है कितना? 5 डिग्री। ठीक है, तो जब करंट आप ड्रॉ करेंगे तो करंट आपकी आएगी यहाँ से। ठीक, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, तो सपोज कीजिए करंट आपकी ये इस तरह आ गई, ये हो गया I। अब ये जो लैगिंग हो गया, इसके और इसके बीच का ये लैगिंग हो गया 5। ठीक, अब जो वोल्टेज आएगा वो आपका आएगा, देखिए किस तरह से, वोल्टेज जहां से आपकी करंट स्टार्ट हो रही है वहां पे, और जहां पे ये करंट एंडिंग हो, वोल्टेज एंडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो यानी आपका जो इसमें पावर जो आएगी वो आएगी आपकी इस तरह से, ऐसे मान लीजिए ये हुआ। ठीक, फिर ये आपका जाएगा और इस तरह से ये पावर की वेव फॉर्म आएगी। तो इस तरह से करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन करके
ये आपका एक्टिव पावर निकल आएगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर निकल आएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आती है आपकी कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक। अब उसको अगर हम निकालते हैं तो एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पावर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने लिखा एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड द सर्किट वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर क्या कहलाता है, वोल्ट एम्पियर कहलाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एपरेंट पावर। तो इस वोल्ट एम्पियर को क्या बोलते हैं, इसको हम एपरेंट पावर भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एस एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर। तो इसको किससे हम दिखाते हैं, एस से, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर। तो इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। और सिंस हमें मालूम है कि v क्या होता है, z इंटू आई होता है, इसलिए हम s को ये भी लिख सकते हैं s इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। ठीक है। द लार्जर यूनिट ऑफ एस आर किलो वोल्ट एम्पियर एंड मेगा वोल्ट एम्पियर। तो इसको वोल्ट जनरली वोल्ट एम्पियर्स में दिखाते हैं। और इसकी जो लार्जर यूनिट होती है, जैसे हमने कहा केवीए, तो 1 kVA इक्वल टू हो गया आपका 10⁻³ या 1 मेगा VA इक्वल टू हो गया 10⁶ या 10⁻³ तो ये इसकी लार्जर यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर की या एपरेंट पावर की। अब इसमें बात आती है पावर ट्रायंगल। तो देखिए पावर ट्रायंगल क्या होता है, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल आपको 3 केस के लिए डिस्कस कीजिए। जैसे पहले हमने कहा, पहला क्या है, फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे सर्किट में अगर हम पावर ट्रायंगल बनाएंगे तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर इज इक्वल टू होता है वी आर इंटू आई। ठीक है। और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर भी हो जाता है, और यही आपका वी आर स्क्वायर अपॉन आर भी हो जाता है। ठीक। और इसको आप वी आई कॉस फाइव भी लिख सकते हैं, या इसी को आप आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव भी लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट होती है वॉट्स। ठीक है। उसकी ये तो हो गया रेजिस्टिव सर्किट के लिए। फिर उसके बाद हमने कहा फॉर एन इंडक्टिव सर्किट। तो जब हम इंडक्टिव सर्किट के लिए बात करेंगे तो एक्टिव पावर क्या होती है, जीरो। क्यूएल क्या होता है, क्यूएल होता है वी एल इंटू आई, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऑल्सो क्यूएल को आप क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो क्यूएल को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्सएल या वी एल स्क्वायर अपॉन एक्सएल इंटू वायर। ठीक है। और कन्वेंशनली क्या होता है, बाई कन्वेंशन हम लिख सकते हैं कि बाई कन्वेंशन क्यूएल जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक। ये हो गया आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब उसके बाद आप आ जाइए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। तो थर्ड हो गया आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट सी। यहाँ पे आप लिखिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या होता है कि इसमें भी ट्रू पावर क्या होती है, जीरो। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी इज इक्वल टू होता है आपका वीसी इंटू आई, या क्यूसी को आप ये भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्ससी, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं वी सी स्क्वायर अपॉन एक्ससी, और ये हो जाएगा वार। ठीक है। और बाई कन्वेंशन क्यूसी क्या होता है, निगेटिव होता है, क्यूसी इज
निगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि द नेट रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर इन ए सर्किट इज द नेट रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर इन ए सर्किट इज Q इक्वल टू क्यू एल माइनस क्यू सी। ये हो गया आपका सीधा सीधा आई स्क्वायर एक्सएल माइनस आई स्क्वायर एक्स सी। ठीक है, तो आई स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स। अब फॉर इम्पिडेंस ट्राइंगल, तो इम्पिडेंस ट्राइंगल जब आप बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर इम्पिडेंस ट्राइंगल क्या होगा, x इक्वल टू जेड साइन फाइव। और ओम्स लॉ से क्या होता है, बाई ओम्स लॉ v इक्वल टू जेड आई, ये होता है। तो इसलिए q इज इक्वल टू क्या हो गया, q इज इक्वल टू हो गया वी आई साइन फाइव। तो q इक्वल टू आ गया आपका आई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव और इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड साइन फाइव और यूनिट हो जाए इसकी वार में, वी ए आर, वार। ठीक, तो द रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स क्यू आर गिवन बाय द अबव रिलेशन। तो इस रिलेशन से आप रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर क्यू जो है आप निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि देखिए P बराबर क्या हो गया, तो P बराबर अभी हमने निकाला था, P इज इक्वल टू आ गया वी आई कॉस फाइव। ठीक है, Q इज इक्वल टू हमारा क्या आया, वी आई साइन फाइव। तो अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर देंगे तो ये सीधा सीधा हमारा स्क्वायर करके ऐड करिए तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर आई स्क्वायर। और लेकिन बट वी आई क्या होता है हमारा, एस होता है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक तरह से पावर ट्रायंगल आ गया। अब इसको पावर ट्रायंगल जब आप यहाँ बनाएंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। ठीक है, ये फाइव हो गया, एस क्या हो गया ये, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा एक तरह से पावर ट्रायंगल, इस तरह से हम पावर ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आप रिजल्ट निकालना चाहते तो आप यहाँ से रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा पी अपॉन एस। साइन फाइव क्या हो जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा सीधा सीधा हमारा क्यू अपॉन एस। और टेन फाइव क्या आ जाएगा, टेन फाइव इस ट्रायंगल से हमारा आ जाएगा सीधा सीधा क्यू बाई पी, क्यू अपॉन पी। तो इस तरह से पावर ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी आरएलसी सर्किट के लिए। अब इसमें एक चीज रह जाती है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ठीक है, तो पावर फैक्टर हमें मालूम है कि पावर फैक्टर अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है, पावर factor is the ratio of active power to the complex power in an AC circuit is defined as the power factor। तो पावर फैक्टर बराबर हो गया हमारा एक्टिव पावर और डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, यानी एक तरह से एक्टिव पावर हो गया P, कॉम्प्लेक्स पावर हो गया हमारा S। ठीक है, और लेकिन P हमें मालूम है कि P बराबर क्या होता है, वी आई कॉस फाइव होता है P, और S बराबर होता है वी आई। तो इसको अगर हम यहाँ रख देंगे तो पावर फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर सीधा सीधा आ जाएगा वी आई कॉस फाइव डिवाइडेड बाई वी आई।
यानी सीधा सीधा cos फाई आ गया हमारा ये। दिस इज पावर फैक्टर। इसका मतलब हो गया कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज ऑल्सो इक्वल टू द cosine ऑफ द फेज एंगल। द एंगल फाई इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द पावर फैक्टर एंगल। तो यानी इस एंगल का हम cos लेंगे तो हमें पावर फैक्टर पता चल जाएगा, तो इसीलिए उसको हम पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं। ठीक। अब इसमें लैगिंग और लीडिंग का क्या होता है कि द सर्किट इन विच द करंट लैग्स द वोल्टेज इज सेड टू हैव ए लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब जब करंट लैग करती है तो हम बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक, जैसे इंडक्टर के केस में। और जब करंट लीड करती है, लीड, तो हम बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, जैसे कैपेसिटर के केस में लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है। और पावर फैक्टर कैन आल्सो बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ सर्किट कांस्टेंट्स। ठीक, तो सर्किट कांस्टेंट के फॉर्म में आप लिखेंगे पावर फैक्टर। तो आपने आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना आता ही है, मैं फिर से बता देता हूँ। इम्पीडेंस ट्रायंगल जब हम लोग बनाते हैं तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनता है भाई? ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये फाई होता है। ठीक है। ये आर होता है, ये जेड होता है। तो कॉस फाई बराबर क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर आ जाता है आर बाई जेड। ठीक। ये किससे निकल आएगा? ये निकल आएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल से। ठीक। वोल्टेज ट्रायंगल से आप निकालोगे। मान लीजिए आपने कहा सर वोल्टेज ट्रायंगल बनाइए। वोल्टेज ट्रायंगल, तो वोल्टेज ट्रायंगल भी ऐसे ही बनता है। ये वी आर होता है। ठीक है। ये आपका वी जेड या वी एल या वी सी जो भी होता है, और ये हो गया आपका वी। तो यहां से आप कॉस फाई निकालेंगे तो कॉस फाई कितना आ जाएगा? वी आर अपॉन वी। चाहे इम्पीडेंस ट्रायंगल से, चाहे पावर ट्रायंगल से, और चाहे वोल्टेज ट्रायंगल से आप पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक। तो यानी इन तीनों को अगर हम सारे रिजल्ट को कंपाइल कर दें तो हम ये लिख सकते हैं कंपाइलिंग ऑल दीज रिजल्ट्स वी गेट। क्या मिलेगा हमको कि पावर फैक्टर बराबर सीधा सीधा हमको मिल जाएगा P अपॉन एस, या इसको हम लिख सकते हैं कॉस फाई, या हम इसको लिख सकते हैं आर बाई जेड, या हम इसको लिख सकते हैं वी आर अपॉन वी। तो ये आपका इम्पिडेंस ट्राइंगल से, ये आपका वोल्टेज ट्राइंगल से, ये आपका पावर ट्राइंगल से, चाहे जिससे आप पावर फैक्टर की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इसमें भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एज ए समरी जो है, इसमें एज ए समरी अगर हम आपको बताना चाहें, इसी पूरे आज के लेक्चर को, पावर को आप समराइज करना चाहें तो आप इसको बड़े इजीली समराइज भी कर सकते हैं। वो आप किस तरह कर सकते हैं, देखिए इसमें मैं आपको फटाक से समरी लिख दे रहा हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। कि पावर फैक्टर, देखिए अब हमने यहाँ लिखा पावर फैक्टर। ठीक। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो हमने लिखा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका कॉस फाई आर, मतलब सेम फेज में होती है वोल्टेज और करंट, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, यानी पावर फैक्टर होता है 1। ठीक। प्योरली इंडक्टिव में कितना आएगा? तो ये आएगा आपका कॉस 90 डिग्री, मतलब 0। प्योरली कैपेसिटिव में भी पावर फैक्टर कितना आएगा? कॉस माइनस ऑफ 90 डिग्री, तो आप देखिएगा फिर आएगा 0। ठीक। अब पावर फैक्टर कैन नॉट बी नेवर ग्रेटर देन यूनिटी सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos फाई इज यूनिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर की वैल्यू किसी भी केस में 1 से ज्यादा पावर फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये नहीं हो सकता। ठीक। ऐसे ही पावर कंज्यूम्ड की हम बात करें, ठीक है, कि पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट, तो ये हमें मालूम है क्या होता है? वी आई कॉस फाई होता है। अब प्योरली रेजिस्टिव में आप बात करेंगे तो cos फाई की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये आ जाएगा वी आई। ठीक। प्योरली
इंडक्टिव में अभी देखिए ऊपर cos फाई कितना है 0, तो ये आ जाएगा 0। प्योरली कैपेसिटिव में कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब कि देन द पावर इज कंज्यूम्ड ओनली इन द रजिस्टर एंड देयर इज नो पावर कंजम्पशन आइदर इन प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। पावर कंजम्पशन केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता है, और कितना होता है V इंटू आई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।